डॉक्टर स्वाति और आज के वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो वो यहाँ क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? नंबर 1 अवधारणात्मक, 2 तार्किक संरचना, 3 मान्यताओं और पूर्व धारणाओं की स्पष्टता, 4 सामान्यता। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों ही विशेषताएं राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। फर्स्ट है अवधारणात्मक। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिद्धांतकार कॉन्सेप्ट दे रहा है वो उस अवधारणा को क्लियर करने के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ उसका रिलेशन भी बताता है। जैसे न्याय है तो हम सिर्फ न्याय को अलग से नहीं समझते हैं, उसका समानता, स्वतंत्रता सबके साथ संबंध स्थापित करके उसे देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तार्किकता। तो तार्किकता भी पॉलिटिकल थ्योरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अगर कोई सिद्धांतकार कोई सिद्धांत दे रहा है तो वो उसके संबंध में तर्क जरूर देता है, क्योंकि उसे क्लियर करना होगा कि ये सिद्धांत क्यों दिया गया है। तर्क वितर्क की प्रक्रिया चलेगी और यही तार्किकता उसकी एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट है कि एक पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत जो दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होगा? यही होगा कि वो या तो पुरानी मान्यताओं को पुनर्स्थापित करना चाहेगा या उनकी आलोचना करना चाहेगा या फिर एक कोई नई मान्यता स्थापित करना चाहता है। तो ये भी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विशेषता है। फोर्थ विशेषता है सामान्यता। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो सामान्यता से हम मतलब लेते हैं उसको जो साइंटिफिक सिद्धांत होते हैं, साइंटिफिक मेथड होते हैं, उस अर्थ में नहीं ले सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल नेचर है वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो एक लिमिट तक ही इसमें सामान्यता या समानता देखी जा सकती है। और जो विज्ञान के नियम होते हैं उनको हम सभी जगह एक तरह से स्थापित कर सकते हैं या एक तरह की जो सामान्यता स्थापित की जा सकती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में एक लिमिट तक ही सामान्यता स्थापित की जाती है, लेकिन सामान्यता पॉलिटिकल थ्योरी की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट वंस ड्यू, देय हासिल करना किससे संबंधित अवधारणा है? न्याय, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता। आंसर सी राइट हो जाएगा इसका, अधिकार। देखिए, इस तरह के जो टर्म्स है ना एग्जाम में यूज लिए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हों। अगर आप लोगों को कभी इस तरह के शब्द समझ में नहीं आए तो आप उसका भाव निकालिए और जो ऑप्शंस हैं उसमें डिलीट करने का मेथड अपनाइए और जो बिल्कुल गलत लगता है आप उसे हटाते जाइए और फिर जो आपके पास ऑप्शन बचता है उसको आप उससे रिलेट करिए। तो ये जो टर्म है टू गेट वंस ड्यू, यानी कि अपना देय हासिल करना, ये इस अधिकार से संबंधित अवधारणा है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति एज ए पर्सन या एज ए सिटीजन वो किसी भी समूह का सदस्य होता है तो इस आधार पर उसका जो देय बनता है, यानी कि उसका जो अधिकार बन रहा है उसे प्राप्त करना, हम इसके अधिकारी हैं, ये जो भाव होता है ये हमारा हक है। यही जो भाव है ये टू गेट्स वंस ड्यू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार आर्थिक व्यवस्था में जो भूमिका पैसे की होती है सामाजिक व्यवस्था में वही भूमिका शक्ति की होती है? टैलकॉट पार्सन्स, हन्ना आरेंट, विलियम कोनोली या मॉर्गेनथाउ। किसने कहा था कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो पैसे का महत्व है या भूमिका है सामाजिक व्यवस्था में भी वही भूमिका पावर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पार्सन्स। देखिए, पार्सन्स के अनुसार जिस तरह इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसा संचारित होता है उसी तरह समाज में पावर का, शक्ति का भी
संचार होता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह पैसा होने से कोई भी व्यक्ति आर्थिक वस्तुएं या सेवाएं जिनको भी वो हासिल करना चाहता है वो उनको प्राप्त कर लेता है, तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल ड्यूटीज़ है, राजनीतिक दायित्व हैं, अगर उनको पूरा करना है तो उसके लिए शक्ति की, पावर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों की राजनीति को छोड़कर समान हित की राजनीति को अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा तर्क किसके द्वारा दिया गया था? वो कौन से विचारक थे, वो कौन सा वर्ग था जिसने इस तरह का विचार दिया था? उपयोगितावादी, उदारवादी, समतावादी या समुदायवादी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समुदायवादी। पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड यानी कि समान हित की राजनीति, ये जो तर्क है वो समुदायवादियों ने दिया था। देखिए समुदायवाद क्या है? समुदायवादी जो वर्ग है वो लोग व्यक्ति पर यानी कि कोई व्यक्ति विशेष है उस पर ध्यान देने की जगह जो समुदाय या समूह होता है उसका जो हित होते हैं उस पर अधिक ध्यान देता है, उसको अधिक इम्पोर्टेंस देता है। एक व्यक्ति का हित उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि एक समुदाय का रखता है। यही समुदायवादियों का तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली थीसिस का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? लोकतंत्र और विकास से, नागरिकता से, राष्ट्रवाद से या अंतर्राष्ट्रीयवाद से? इसका राइट आंसर है ए, लोकतंत्र और विकास से। ली थीसिस का जो विचार है वो लोकतंत्र और विकास के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसी आम धारणा है कि डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, ऐसा विचार प्रचलित है। तो इस विचार के कारण जो सिंगापुर के पूर्व सीएम थे ली कुआन यू, उन्होंने ली थीसिस का विचार प्रेजेंट किया था और उनका मानना था कि जो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता है उनको अगर हम कुछ हद तक सीमित कर दें या उनमें लिमिटेशंस लगा दें तो और तानाशाही या डिक्टेटरशिप को अगर हम लोग अपना लें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम हासिल कर सकते हैं, आर्थिक वृद्धि हो सकती है, और यही ली थीसिस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, रूसो के अनुसार कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सेकंड कथन, कानून का पालन करते हुए अपनी इच्छा का ही पालन किया जाता है। अब आपको बताना है ये दोनों कथन सही है या एक कथन सही है। इसका राइट आंसर है आंसर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हैं। रूसो के अनुसार जो लॉ होता है, जो कानून होता है, वो एक तरह से पूरी सोसाइटी की सामान्य इच्छा होती है। देखिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि रूसो की सामान्य इच्छा आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो रूसो के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अगर कानून का पालन कर रहा है तो वो एक तरह से अपनी इच्छा का ही पालन करता है, क्योंकि वो खुद इन कानूनों को बनाने में पार्टिसिपेशन करता है, भागीदार होता है। क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है वो सोसाइटी या समुदाय के सभी लोगों की जो कलेक्टिव कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, उसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की साध्य स्थिति से जुड़े सिद्धांतों का अर्थ है। व्यक्तियों के बीच लेन देन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियमों या सिद्धांतों का समूह, समाज की निम्न वर्ग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के नियम, वर्ग विहीन समाज की संकल्पना, साध्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का साधन अपना लेना। क्या अर्थ है न्याय की साध्य स्थिति से जुड़े सिद्धांतों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तियों के बीच लेन देन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियमों या सिद्धांतों का समूह। देखिए जो न्याय की साध्य स्थिति से जुड़ा सिद्धांत है, न्याय की इस थ्योरी के अंदर जस्टिस के लिए किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को एनालाइज नहीं किया जाता है,
बल्कि पूरे सोसाइटी को, समाज को एनालिसिस किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और इस थ्योरी का जो बेस्ट एग्जाम्पल हम मान सकते हैं वो मार्क्सवादी सिद्धांत है। मार्क्स ने अपनी बुक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में ये संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखिए, उन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक में क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट गेलनर, कार्ल वॉल्फगैंग ड्यूश, पाल गिलोरी या लग्जमबर्ग? किसकी बुक है ये? इसका राइट आंसर है बी, कार्ल वॉल्फगैंग ड्यूश। नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन इनकी बुक है और ये 1962 में आई थी। देखिए, बुक्स के नेम भी इम्पोर्टेंट है, ऑथर भी इम्पोर्टेंट है और उनका ईयर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी फैक्टो और डी ज्यूरी किसके प्रकार हैं? शक्ति, प्राधिकार, नौकरशाही या राजनीतिक व्यवस्था? इसका राइट आंसर है बी, प्राधिकार। प्राधिकार क्या है? प्राधिकार है अथॉरिटी, सत्ता। तो जो डी फैक्टो और डी ज्यूरी है वो प्राधिकार के यानी सत्ता के प्रकार हैं। देखिए, ये जो डी ज्यूरी है वो नाम मात्र का प्राधिकार है, नाम मात्र की सत्ता है, जिसे कानूनी मान्यता तो मिली होती है लेकिन वो केवल नाम मात्र की होती है। इसका सबसे बड़ा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि जैसे हमें विश्व के कई देशों में टाइम टाइम पे तख्ता पलट की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा कई बार हो चुका है। तो जिस सरकार का तख्ता पलट दिया जाता है वो डी ज्यूरी टाइप की प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करती है। और जो सैनिक तानाशाह होता है या जो सेना होती है जिसने तख्ता पलट किया है या करवाया है, वो डी फैक्टो प्रकार की सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डिफरेंट वॉइस किसकी रचना है? सुसन ग्रिफिन, एंड्रिया डरवोकिन, कैरोल गिल्किन, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैरोल गिल्किन। कैरोल गिल्किन ने इन ए डिफरेंट वॉइस ये बुक लिखी है और ये 1993 में आई थी। और ये जो सारे थिंकर्स हैं ये सभी नारीवादी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।